नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है 1,70,000 पदों पे। उसका फॉर्म आप देखेंगे 15 जून से भरे जाएंगे आपके 12 जुलाई के अंदर। अगर आप एलिजिबल हैं तो इसके अंदर आप फॉर्म भर सकते हैं। और उसमें आप देखेंगे डॉक्यूमेंट को लेके काफ़ी सारा कन्फ्यूजन अभी भी बरकरार है अभ्यर्थी शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच में। खासतौर पर आप देखेंगे फीमेल कैंडिडेट में जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वहाँ पर बताया गया है कि वहाँ पर आपके पिता के नाम से आप यानी पिता के नाम से ही आपका जो आप निवास प्रमाण पत्र बनेगा, तो उसमें कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा है कि किस प्रकार से होगा। तो आइए उसी को आप देखेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग जो बिहार पटना है उन्होंने कुछ जारी करके लाइनें आपको बताया है। इस आधार पर आप अपना जो प्रमाण पत्र है, मूल प्रमाण पत्र है, वो तैयार कर सकते हैं। खासतौर पर जो जाति प्रमाण पत्र है जो और आपका निवास प्रमाण पत्र है उसको लेके काफ़ी कुछ इसमें क्लियर हो गया है। काफ़ी कुछ क्या, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा अगर आप इसे अच्छे से देखो समझ लेंगे तो। आइए देखते हैं आवश्यक सूचना। ये आरक्षण विषय कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इन तथ्यों को आप देख लेंगे, समझ लेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन सही है और आप कैसे बनवाएंगे तो वो वैध रहेगा, जांच में भी वो आपका सही निकलेगा। इस प्रकार से इसमें आपके कुछ पॉइंटों के माध्यम से बताया गया है। तो आइए देखते हैं। पहला पॉइंट आप देखेंगे, व्यक्ति विशेष की जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति के आधार पर होता है। जैसा कि मैंने पहले ही आपके वीडियो में बताते आया है, पति के जाति के आधार पर नहीं। अगर वही महिला के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, अगर कोई महिला कैंडिडेट है, महिला अभ्यर्थी है, तो उसका जो निवास प्रमाण पत्र है वो पिता के नाम से ही बनेगा, वही वैध होगा। अगर वो पति के गाँव के नाम से बनवाती है तो यहाँ पे वैध नहीं होगा, यही आपको बताया गया है। वही दूसरे पॉइंट की बात करें तो जाति प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है। अगर आप एक बार जाति प्रमाण पत्र बना लेते हैं तो आप देखेंगे वो आजीवन आपका हर जगह मान्य होता है। उसके बाद वही तीसरे पॉइंट की बात करें तो अस्थायी आवास प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है, यानी ये हमेशा मान्य होता है। जबकि अस्थायी आवास प्रमाण पत्र की वैधता निर्गत तिथि से 1 वर्ष की होती है। जैसे अस्थायी प्रमाण पत्र बनवाते हैं, जैसे आप मान लीजिए हैं किसी दूसरे स्टेट के और दूसरे स्टेट में जाके रहने लगे और वहाँ पे आप जॉब करने लगे, वहीं पे नौकरी करने लगे, वहीं पे आपने आवास बनवा लिया, तो वहाँ पे आपका निवास प्रमाण पत्र बनेगा लेकिन वो अस्थायी बनेगा। वो केवल 1 साल के लिए ही मान्य होगा। उसके बाद आपको फिर उसको रिन्यूअल कराना पड़ता है या फिर दोबारा आपको बनवाना पड़ता है। उम्मीद है ये भी बात आपको समझ में आई होगी। वही चौथे पॉइंट की बात करें तो आय प्रमाण पत्र की मान्यता निर्गत तिथि से 1 वर्ष की होती है। वैसे ही जो आपका आय प्रमाण पत्र बनेगा, इनकम सर्टिफिकेट बनेगा, जब वो जारी किया जाएगा उस डेट से आपके 1 साल अगले तक वो मान्य रहेगा, उसके बाद वो अवैध हो जाएगा। इस प्रकार से है। उसके बाद आइए 5वें पॉइंट को देखेंगे। सत्यापन के पश्चात अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र वापस लौटा दिए जाएंगे। अगर आपकी नियुक्ति हो जाती है, आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, तो प्रमाण पत्र आपका जांच करने के लिए सारा ओरिजिनल लिया जाएगा और जांच करने के बाद, सत्यापन करने के बाद पुनः आपको ये लौटा दिया जाएगा। यहाँ पे ये बताया गया है। उसके बाद आइए अगले छठे पॉइंट को देखेंगे तो क्रीमी लेयर में नहीं आने संबंधित विहित पत्रक में अभ्यर्थियों को अंडरटेकिंग प्राप्त कर पुराने क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के आधार पर नया क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। अर्थात जो आपका पुराना क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र होगा उसी के आधार पर आपका नया बनाया जाएगा। ये यहाँ पे साफ तौर पे बताया गया है। उसके बाद आइए 7वें पॉइंट को देखते हैं। 7वें पॉइंट को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो 7वें पॉइंट में देखेंगे क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बार बार बनवाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे साफ तौर पे ये बात लिखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं और समझ सकते हैं अच्छे से। क्रीमी लेयर जो आपका क्रीमी लेयर रहित जो प्रमाण पत्र है वो आपको बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं है। राज्याधीन सेवाओं हेतु पुराने प्रमाण पत्र के आधार पर अंडरटेकिंग देकर आपका आवेदन किया जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अगर आपका पुराना प्रमाण पत्र है तो उसी के आधार पर आपका नया बन जाएगा। उसके बाद 8वें पॉइंट की बात करें तो आप देखेंगे राज्याधीन सेवाओं में राज्य के मूल निवासी को ही आरक्षण दे होता है। अगर कोई आपकी राज्य की वैकेंसी आती है, कोई राज्य से जुड़ा हुआ वैकेंसी आता है, तो उसमें जो देखेंगे राज्य के जो भी आपकी कैटेगरी के छात्र होंगे, अभ्यर्थी होंगे, उन्हीं को आरक्षण दिया जाता है। यहाँ पे साफ तौर पर ये बात कही गई है। उसके बाद 9वें पॉइंट की बात करें तो दिव्यांगजनों को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में 4% की क्षैतिज आरक्षण दे होती है। जो आपके दिव्यांगजन होते हैं, जिनका दिव्यांगजन का सर्टिफिकेट है, उनको 4% का आरक्षण क्षैतिज दिया जाता है। ये भी आपको देख सकते हैं, यहाँ पे साफ तौर पे बताया गया है।
स्वतंत्रता सेनानियों के पोते पोती नाती नतनी को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में 2% की क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिनके दादा भाग लिए हैं, अगर उनके नाती हैं नतनी हैं, उनको 2% का यहाँ पे आरक्षण उनको भी दिया जाता है। ये भी यहाँ पे साफ तौर पे दिया हुआ है। आइए अगले पॉइंट के देखेंगे। तो महिलाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में 35% क्षैतिज आरक्षण दे है। ये आप देखेंगे ये संविधान के तहत है, लेकिन आप देखेंगे बिहार सरकार ने महिलाओं को आगे लाने के लिए या महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इस भर्ती में आप देखेंगे 50% का आरक्षण दे रही है। ये अपने तौर पे दे रही है, ये संविधान में आप देखेंगे ये कोर्ट का आदेश नहीं है, सरकार अपने तरफ से दे रही है। तो ये भी एक पेज है, या इसको भी लेके देखेंगे, लोग कोर्ट में गए हुए हैं, तो ये भी एक बात है। तो उसके बाद यही देखेंगे, उसके बाद नीचे आपका कुछ पॉइंट दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी होगा। तो WBC पिछड़े वर्गों के महिला का तात्पर्य है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़े वर्ग की महिलाएं। इनके सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में 3% का ऊर्ध्वाधर आरक्षण दे हैं, जो 35% क्षैतिज आरक्षण के अतिरिक्त है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 35 से 38% आरक्षण आपके संविधान के तहत, आपके कोड के तहत दिया जाता है, लेकिन सरकार यहाँ पे आपको महिलाओं को 50% आरक्षण दे रही है। तो उम्मीद है कि ये जो आरक्षण का खेल है, ये आरक्षण की जानकारी है, प्रमाण पत्र बनवाने की जो आपकी मंशा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं किस प्रकार से बनवाना है, तो ये सरकार द्वारा पेपर के माध्यम से जारी इस आर्टिकल के माध्यम से आप आसानी से सारा कुछ समझ सकते हैं। और इसी के आधार पर अगर आप योग्य हैं, जहाँ पे आते हैं, अगर वहाँ पे प्रमाण पत्र अपना बनवाते हैं, सही बनवाते हैं, तब आपका सत्यापन होगा, तो वहाँ पे सही पाया जाएगा और आपकी नियुक्ति होगी, बहाली होगी, और उसके बाद आपको हटाया नहीं जाएगा। अगर आपका मूल प्रमाण पत्र में थोड़ी सी भी त्रुटि पाई जाती है, गलत पाया जाता है, तो आपको फिर वहाँ पे आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। तो ऐसा है, अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है तब भी आप अप्लाई करिए। एक और बात जान लीजिए कि 3 ही बार अप्लाई करना, ये भी आप देख लीजिए। अगर गलत तरीके से अप्लाई करते भी हैं तो आपका एक अटेम्प्ट खत्म होगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट आपके पास पूरा नहीं है तो डॉक्यूमेंट पहले बनवा लीजिए, उसके बाद करिए। अगर नहीं हो पाता है तो फिर अगले वैकेंसी की तैयारी करिए, अभी से उसी में लगिए, क्योंकि इसके बाद तुरंत वैकेंसी आएगी। और इसमें अगर आप फर्जी तरीके से अप्लाई भी करते हैं तो आपका एक अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा और आपका होगा भी नहीं, आपके जांच में हटा भी दिया जाएगा। तो यही आपको बताना था। इसके माध्यम से उम्मीद है आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसी ही जानकारी छोटी छोटी हम आपको समय से देते रहते हैं, इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।